नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों के खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसमें पहली खबर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई है, जहां विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई हैं। दूसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां मुंबई में चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक है। तीसरी खबर बेंगलुरु से समिट से जुड़ी हुई है, जिसमें सीएम मोहन यादव शामिल होंगे। चौथी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई ने कई जगहों पर छापा मारा है। पांचवी और आखिरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां चुनाव को लेकर चुनाव आयोग दौरा करेगा। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती हैं। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्होंने ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय महिला ओलंपिक संघ ने विनेश के अयोग्य घोषित होने की पुष्टि कर दी है। वो बुधवार रात होने वाले 50 किलोग्राम कैटेगरी की विमेन्स रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल सकेंगे। उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। सबसे मुश्किल बात यह है कि इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। विनेश पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी। इससे पहले वो 53 किलोग्राम में खेला करती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते दिल्ली का और बात करते हैं हमारे संवाददाता तनु बालिया से। तनु, वाकई एक बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमें पहली बार अब जिस तरह से विनेश फोगाट फाइनल में पहुंच गई थी, एक और खुशखबरी थी हमारे लिए कि अब हमारे लिए गोल्ड ज़्यादा दूर नहीं, हमने कम से कम सिल्वर तो पक्का कर ही लिया था। लेकिन जिस तरह से अब ये खबर आई है कि सिर्फ 100 ग्राम वजन होने के चलते अयोग्य करार घोषित कर दिया है विनेश फोगाट को, वाकई एक बड़ी खबर, दुखद खबर। जी बिल्कुल भागीरथी, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही। ये बहुत दुखद खबर है और पूरे, मैं कहूंगी कि पूरे भारत का दिल जो है वो टूट गया। बाप की आंखें जो है, जो विनेश फोगाट के कहा है, उनकी आंखें नम हो गई। और देखिए जिस तरीके से कल इंतजार था कि गोल्ड जो है वो विनेश लेके आएंगी और डिजर्विंग भी थी वो, और उसके बावजूद आज इतना बड़ा झटका, उसके बाद उनकी खुद डिहाइड्रेशन की वजह से तबियत बिगड़ गई, जिस सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, और उन्हें भी बहुत ज्यादा सदमा लगा है। और देखिए राजनीति भी लगातार भागीरथी इस पर हो रही है। लगातार संजय सिंह जो है वो वीडियो और पोस्ट शेयर कर ये बात कह रहे हैं कि इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, ओलंपिक का बहिष्कार होना चाहिए अगर कुछ गलत मिलता है। अखिलेश यादव की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आया है कि इसकी जांच जरूरी है। और अब देखिए 3 बजे जो खेल मंत्री है वो भी संसद में बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है भागीरथी की दिल टूट गया और इतना नजदीक थी, पूरा देश गर्व करने वाला था, और हाथ में आते और गोल्ड की तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तक कि सिल्वर भी हाथ से जाना बहुत बड़ी दुखद एक खबर है। अब आने वाले देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, जांच की भी बात हो रही है, लेकिन फिलहाल वो डिस्क्वालीफाइड हो गई है और पूरे देश की आंखें नम हो गई। तनु, वो दर्द हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ 100 ग्राम, मैं भी अक्सर जिम जाता हूं और आप भी एक्सरसाइज करते होंगे। 100 ग्राम वजन को लेकर हम जानते कि अगर हम थोड़ी सी भी अगर हम एक्सरसाइज कर ले, अगर हम 15 मिनट भी अगर हम दौड़ लगा लें, तो हमारे तकरीबन 100-200 ग्राम हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि इस बात की जानकारी थी विनेश फोगाट को, टीम की जानकारी थी, और पूरी रात कोशिश की गई कि जो तय मानक का जो वजन होना चाहिए वो वहां तक पहुंच जाए। लेकिन पूरी रात कोशिश करने के बावजूद कुछ खबर ऐसी भी थी कि अपने शरीर से विनेश फोगाट ने खून भी बाहर निकाला था ताकि उनका वजन तय मानक के मुताबिक हो सके। लेकिन बावजूद उसके, इतनी मेहनत करने के बावजूद, पूरी रात पूरी कोशिश करने के बावजूद वो 100 ग्राम ज्यादा रह गया। मुझे लगता है शायद वाकई बहुत तकलीफ की बात है। लेकिन यहां पर अब कोशिश की जा रही है कि इंडियन ओलंपिक की तरफ से एक विरोध दर्ज कराने की, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल भागीरथी, देखिए जिस तरीके से आपने भी मेंशन किया कि आप भी जिम जाते हैं, और देखिए आजकल हर कोई फिटनेस के लिए एक्सरसाइज भी करता है, 15 मिनट की दौड़ लगा ली जाए तो रिकवर हो जाता है। और विनेश ने भी इतनी ही मेहनत करी, पूरी रात मेहनत करी, और यहाँ तक जो खबर हमारे पास है कि उन्होंने अपना खून भी जो है वो निकलवाया। उसके बावजूद भी सुबह इतना बड़ा झटका, किसी को एक्सेप्टेशन नहीं थी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी है कि अपील भी नहीं की जा सकती, लेकिन लगातार इस पर राजनीति हो रही है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये बात कह दी है कि मुझे गर्व है विनेश फोगाट पर, लेकिन मेरी आंखें नम है, मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जब विनेश के पिता से वो सवाल किए गए और वो आंसू टपके, तो उनके पास भी शब्द नहीं थे। इतनी कड़ी मेहनत देश के लिए, इतनी गौरव की बात, हालांकि अभी भी गौरव की बात
यहाँ तक पहुंची। लेकिन इतनी सब चीजों को देखते हुए जिस तरीके से स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं, अब देखने वाली बात ये भी दिलचस्प होगी कि क्या वाकई कुछ हो सकता है आगे, क्या जो मेडल आने वाला था भारत के खाते में भागीरथ जी वो आएगा, या फिर जिस तरीके से सबसे आप देखिए एक सोशल मीडिया पर तो मुझे ऐसा लगता है कि जन सैलाब सा उमड़ गया है, सबके ऐसे हार्ट ब्रेकिंग वाले इमोजीज वायरल हो रहे हैं, लगातार विनेश फोगाट ट्रेंड कर रही है और हर एक भारतीय ये चाह रहा है कि शायद कुछ हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि विनेश खेल पाए। बिल्कुल बिल्कुल तनु वाकई वाकई एक दुखद खबर है। और पिछले बार 53 किलो वजन में खेलती हैं अक्सर, लेकिन इस बार वो 50 किलोग्राम का जो तय मानक जो लिमिट था उसमें खेल रही थी। और बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जब आपका पहले ही वजन कम हो जाए, उसके बावजूद 3 किलो वजन कम कर कैटेगरी में दूसरी तरफ शिफ्ट होना, और वहां से आप जब गोल्ड की तरफ पहुंच चुके हैं और सिर्फ 100 ग्राम के कारण अगर आपको बाहर निकलना पड़े, मुझे लगता है ये दुख सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं, मुझे लगता है ये दुख इस बार हर भारतीय का दुख है, क्योंकि वो गोल्ड हम पक्का ही समझ रहे थे, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम वजन के कारण ये दुख हम सब सहन कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद वाकई ये इससे बड़ी दुखद खबर आज की हो नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें इस तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की आज बैठक होगी। इसमें सीट शेयरिंग, चुनाव की रणनीति और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार तीनों प्रमुख पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इससे पहले 4 अगस्त को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई थी। इसको लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा, महाविकास आघाड़ी की बैठक से पहले मुंबई में कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला के सामने विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुंबई को लेकर मेरी बात उद्धव ठाकरे से हुई है, बातचीत का दौर अभी शुरू है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी, एसपी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है। और तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में निवेशकों के साथ आज और कल यानी 8 अगस्त को 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड में शामिल होंगे। उद्योगपतियों से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए मध्य प्रदेश ने पहली बार कदम बढ़ाया है। भोपाल, इंदौर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से स्थापित करने पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु में आज और 8 अगस्त को निवेशकों से संवाद करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रही कंपनियां उपग्रह चित्रण और डेटा एनालिटिक्स की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। मध्य प्रदेश में निवेश का आमंत्रण मुख्य रूप से पिक्सल, दिगंतरा, गैलेक्साई, स्टेसियोर, क्लाइड ईओ, स्काई सर्वर जैसी कंपनियों से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना पर चर्चा संभव है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कॉन्जेंट, नेस्कॉम, किंड्रिल, इन्फोसिस, टीसीएस, विसेंट टेक्नोलॉजी, सीसा, इन्फोसेक, हैप्पीएस्ट माइंड्स, डेल्टा कैपिटा, नीमन मार्कस और मोवाटो जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मंशा है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को भोपाल और इंदौर में स्थापित करें। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर है, जहां पर इन्वेस्टर्स से मुलाकात करेंगे। और पहली बार इस बार देखा जा रहा है कि उन कंपनियों के इस बार इसमें शामिल किया जाए, खास तौर से जो स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करती हैं। आज यानी 7 और कल 8 अगस्त को 2 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे, जहां पर इन्वेस्टर रोड शो में उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश पहली बार स्पेस टेक कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश के लिए मध्य प्रदेश ने पहली बार कदम बढ़ाया है। भोपाल, इंदौर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने पर भी चर्चा होगी। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का और बात करते हैं स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमने देखी, उसमें कई फील्ड के उसमें उद्योगपति आए, कई सेक्टर्स की कंपनी आई, लेकिन जिस तरह से अभी बेंगलुरु में है, मोहन यादव 2 दिवसीय वहां पर रोड शो में भी शामिल होंगे, उद्योगपति संवाद करेंगे, लेकिन खास तौर से स्पेस टेक कंपनियों का आमंत्रित किया जा रहा है। मुझे लग रहा है वाकई ये एक नया कदम भी है और मध्य प्रदेश के लिए काफी उत्साह भरा भी है।
बिल्कुल भागीरथ, बहुत सही कहा आपने। देखिए, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई गए थे जबलपुर रीजनल समिट से पहले, तो उन्होंने जब मीडिया से इंटरेक्ट किया था, उन्होंने कहा था किस तरह अनिल अंबानी की कंपनी डिफेंस सेक्टर में आना चाह रही है। तो देखिए, डिफेंस सेक्टर भी उस समय जो है एक नया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। जबलपुर में उन्होंने वो रीजनल समिट भी किया और बहुत एक्साइटमेंट भी था उस बात को लेकर कि डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आएगा। अब अगर बेंगलुरु की बात करें तो 2 दिन मुख्यमंत्री वहां पे हैं, वो लगातार जो है चर्चा करेंगे। आज रात में भी करेंगे, कल सुबह भी करेंगे, दिन भर वो रहेंगे। तो ये जो उनका 2 दिन का जो दौरा है, ये इन्वेस्टर के हिसाब से मध्य प्रदेश में लेकर इसको काफी उत्साह है, क्योंकि पहली बार है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है स्पेस में कैसे इन्वेस्टमेंट हो, कैसे कंपनी यहाँ आए, कैसे कंपनियों को आकर्षित किया जाए कि वो भोपाल और इंदौर में आके इस फील्ड में जो है इन्वेस्टमेंट करे। इसको लेकर काफी जो है उत्साह है मध्य प्रदेश सरकार में भी और लोगों में भी कि देखिए, हम लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की हम बात करें तो लगातार देखिए उनका कॉन्सेप्ट बहुत अलग है इन्वेस्टमेंट का। पहले हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देखते थे, इंदौर में होता था, लेकिन उन्होंने उसको क्षेत्रीय कर दिया, रीजनल कर दिया। हर क्षेत्र में जाके वो समिट कर रहे हैं, रीजनल समिट कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र का विकास, जिस क्षेत्र की जो विशेषता हो वहां पे जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उस तरह के इन्वेस्टर्स आए और उस फील्ड पे जो क्षेत्र में है उसमें इन्वेस्टमेंट आए। जबलपुर में जैसे मैंने कहा डिफेंस सेक्टर की बात हो रही थी, अब बेंगलुरु वो जा रहे हैं और लगातार जो है स्पेस में वो इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने, इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने, और किस तरह से मध्य प्रदेश जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली है, इन्वेस्टर रेडी है, ये सारी इस जो है चर्चा का प्रमुख बिंदु रहेगा। बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरह से एक एम लेके चल रही है यहाँ पर मोदी सरकार के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और ऐसा भी कहा जाता है कि आने वाले दिनों में जिसकी स्पेस टेक्नोलॉजी मजबूत होगी वो देश उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद जमीनी वार ना हो, स्पेस वार होगी। क्योंकि अगर आप इस सैटेलाइट को अगर आप खत्म कर देंगे तो आपके सारे संचार खत्म हो जाएंगे और आप ऐसे बिना लड़े, बिना किसी मिसाइल छोड़े आप जीत जाएंगे। मुझे लग रहा है कि उसमें मध्य प्रदेश एक बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जितना हम स्पेस को, टेक्नोलॉजी को मजबूत करेंगे उतना बेहतर होगा। तो विकसित भारत का जो एक लक्ष्य है वो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं एक बेहतर दिशा से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ निवेश ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत कैसे आने वाले दिनों में मजबूत हो और कैसे उसकी टेक्नोलॉजी मजबूत हो, इसको लेकर मोहन यादव की सरकार बहुत ज्यादा सीरियस है। इसलिए पहली बार इस चीजों को समझते हुए स्पेस टेक कंपनियों को इन्वाइट कर रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा भागीरथ जी आपने। देखिए, नए नए जो एरियाज हैं, अलग अलग एरियाज है, जो अलग एरियाज हैं जो अनटच्ड हैं, जैसे डिफेंस सेक्टर था और अब जो है स्पेस सेक्टर है। इस तरह के अलग अलग एरियाज जिसमें मध्य प्रदेश में पहले इन्वेस्टमेंट नहीं आया है, उसको डॉक्टर मोहन यादव एज ए चीफ मिनिस्टर उसको वो लीड कर रहे हैं। उनकी सरकार कोशिश कर रही है कि अब उन फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट आए जिसमें अभी तक मध्य प्रदेश में नहीं आया है। तो एक ये नया चैप्टर, एकदम बिल्कुल नया चैप्टर रहेगा ये मध्य प्रदेश के लिए। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 दिवसीय बेंगलुरु दौरे पर रहेंगे और खास तौर से स्पेस टेक कंपनियों के उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। और अब चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में छापेमारी की है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, दुर्ग में पूर्व गवर्नर के सेक्रेटरी अमृत खालको और धमतरी में CGPSC के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के घर टीम पहुंची। सभी से घोटाले के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल PSC में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों की भर्ती नियमों को दरकिनार करके की गई है। राज्य सरकार ने इस गंभीर मामले की जांच CBI को सौंपी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर का और बात करते हैं हमारे सहयोगी राहुल गोस्वामी से। राहुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरा नीट का मामला पूरे देश में गूंजा हुआ था, इसको लेकर विपक्ष की तरफ से खास तौर से सरकार को घेरा जा रहा था, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें छत्तीसगढ़ में PSC का मामला, ये भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। अब इसकी जांच CBI करे, इसको लेकर CBI यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रही है। पूर्व की कांग्रेस सरकार में ये कथित घोटाला हुआ था और भाजपा ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था और युवाओं में काफी इस मसले को लेकर आक्रोश था। ये सही बात है कि CGPSC में काफी गड़बड़ी हुई है, जिसके बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद
सरकार ने इसकी जांच करने के लिए सीबीआई को हैंडओवर कर दिया था। सीबीआई ने एफआईआर करने के बाद अभी एक दिन पहले और छापेमारी बीच में हुई थी। उसके बाद आज सुबह 7:30 बजे एफआईआर छापेमारी की गई है। जो पीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे तामन सिंह सोनवानी और पूर्व वहां के सचिव जेके ध्रुव और जितने भी बच्चों का जिनका चयन हुआ था उसमें राज्यपाल के पूर्व सचिव थे अमृत खलगो, कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला। बिल्कुल राहुल, आपकी आवाज में थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है। हम कोशिश करते हैं इस आवाज को ठीक करने की, दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी घोटाले की जांच में सीबीआई ने बिलासपुर, दुर्ग और धमतरी में छापेमारी की है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला, तो दुर्ग की अगर बात करें, दुर्ग में पूर्व गवर्नर के सेक्रेटरी अमृत खालको और धमतरी में सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन तामन सोनवानी के घर टीम पहुंचे। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी राहुल सोनवानी। राहुल, आप उस वक्त अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखिए, पूर्व में अभी आज सुबह 7:30 बजे सीबीआई की टीम ने 18 जगहों में छापेमारी की, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी ऐसे अनेक जगहों पे हैं जहां पे टीम अलग अलग लोगों के यहाँ पहुंची है। जिसमें राजेश शुक्ला कांग्रेस के नेता, उनके बेटे का डिप्टी कलेक्टर के पद पे हुआ था। जो पूर्व अध्यक्ष हैं सीजीपीएससी के तामन सिंह सोनवानी, उनके भतीजे, उनके रिश्तेदारों का 4 से 5 लोगों का चयन हुआ था अलग अलग पदों में। जेके ध्रुव जो सचिव थे पीएससी के, उनके बेटे का चयन हुआ था। राज्यपाल के पूर्व सचिव थे आईएएस अमृत खलगो, जो कुछ दिन पहले रिटायरमेंट हुए, उनके बेटे और बेटियों का चयन हुआ था। इस तरीके से इस सीजीपीएससी में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इसको लेकर युवाओं में खासा आक्रोश था। सरकार ने, भाजपा की सरकार बनने के बाद इसको सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी, सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल के उद्देश्य से छापेमारी की है। सुबह 7:30 बजे से छापेमारी चल रही है। 4 से 5 घंटे तक, जो अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 4 से 5 घंटों तक लगातार तामन सिंह सोनवानी से पूछताछ हुई है। और जेके ध्रुव के यहाँ कांग्रेस के जो नेता है राजेश शुक्ला, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही। टीम अभी भी वहां पे जुटी हुई है। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई की तरफ से आज ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली और कई जगहों पर छापेमारी की गई है। अगली, आखिरी और 5वीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल 8 अगस्त को श्रीनगर पहुंचेगा। सुबह 11:15 बजे इलेक्शन कमीशन की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों के साथ मीटिंग होगी। उसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक होगी। 9 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसी साल जून में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा समेत जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट अपडेट करने के आदेश जारी किए थे। इस काम को पूरा करने के लिए 20 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी जल्द वापस दिया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता एजाज। एजाज, जिस तरह से 30 सितंबर बस अब कुछ ही दिन बाकी है ये डेडलाइन खत्म होने के लिए, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से भी गहमी तेज हो गई है, ऐसा पूरा लग रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है हम तो कि समय पर चुनाव हो जाएंगे। उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमिश्नर आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वफद 8 अगस्त को श्रीनगर पहुंचेंगे। सुबह 11:15 बजे इलेक्शन कमीशन की इलाकाई और कौमी जमातों से एक मीटिंग होगी। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों से भी मुलाकात होगी। 9 अगस्त के शाम 2:30 बजे इलेक्शन कमिश्नर 7 जून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के सिविल जम्मू कश्मीर में भी 30 दिसंबर 2024 में भी 20 अगस्त तक डेडलाइन दी जाएगी इलेक्शन के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि अदालत ने कहा था कि मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत भी जल्द ही वापस कर दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।